हंटर 350 की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बाइक में कितना लोहा है, कितनी मसाज है और कितनी आवाज़ है। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है गगन और स्वागत है इस वीडियो में जहां हम आपको हंटर 350 दिखाएंगे। मैं इसको चला चुका हूं लगभग 300 किलोमीटर के आसपास और क्या कुछ मुझे कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें दी गई है, कितनी अफोर्डेबल सच में ये है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे अफोर्डेबल होने वाली है मीटियोर और क्लासिक 350 से कितनी अलग है, सब चीज़ों की बात करते हैं। चलिए जी, चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है वो सिंपल सी आपको यहाँ देखने को मिलती है, एकदम सिंपल सी की है, कुछ ज़्यादा ऐसा शोशेबाजी है नहीं। जैसे आपने रॉयल एनफील्ड, नई रॉयल एनफील्ड की जो दिखी है वही चाबियाँ यहाँ पे है। और क्योंकि मेरे पास अब दो बाइक है तो दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। हाउएवर ये वो दो वेरिएंट्स नहीं है जो आएंगे, रेट्रो और मेट्रो, दो तरीके के वेरिएंट जो है आपको दिए जाएंगे। ये वाला जो है मेट्रो है, नॉट दी रेट्रो। रेट्रो वाला थोड़ा सा सस्ता होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है आपको मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है सबसे पहले इन वेरिएंट्स में मतलब ये जो है इसमें क्या क्या मिलता है, एक चीज़ जो है वो एसेसरी है, वो ये आप देख पा रहे हो, ये ट्रिपर नेविगेशन जो है वो एसेसरी यहाँ पे ऐड की गई है। उसमें ट्रिपर नहीं है तो आपको दिखा दूंगा कैसा लगता है। क्या चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। 350 ऑलमोस्ट 349 सीसी का ये इंजन लगा हुआ है। सेम इंजन है जो हमने क्लासिक में देखा है, मीटियोर में देखा है। थोड़ा सा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कुछ कंपोनेंट्स जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, बट सेम 20.2 PS और 27 न्यूटन मीटर बनाता है, ऑलमोस्ट सेम RPM पे बनाता है। थोड़े कैरेक्टरिस्टिक चलाने में अलग है उनकी, जब मैं चलाऊँगा तब उनकी मैं बात करूँगा। उसके बाद में चैसी जो है वो भी सेम है, हाउएवर व्हील बेस थोड़ा सा कम यहाँ पे हुआ है और कई जगहों पे जो है मेटल पार्ट्स का इस्तेमाल जो है वो वहाँ पे नहीं किया गया है। जैसे कि आप जब देखते हैं आगे की तरफ टैंक, तो ये ज़रूर मेटल है, बट यहाँ पे ये मडगार्ड जो है ये मेटल नहीं है। उसके बाद में जब पीछे आएंगे तो ये पार्ट मेटल का नहीं है। एयरबॉक्स जो है उसकी डिज़ाइन में भी यहाँ पे चेंज है, ये भी यहाँ पे आपके पास में मेटल नहीं है। काफ़ी जगहों पे जो है एक तो क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया। भाई रॉयल एनफील्ड विदाउट क्रोम जो है थोड़ी सी अलग ही लगती है। हाउएवर किसी भी मायनों में बाइक जो है ऑड नहीं लगती है, और ऑड नहीं लगने के साथ साथ जो रेट्रो ट्रिम है वो एक्चुअली डिसेंट लगता है, बिकॉज उसमें स्पोक व्हील वगैरह दिए जाते हैं, तो उसमें वो फील भी बरकरार रह जाती है रॉयल एनफील्ड वाली। क्या क्या चीज़ें जो है रेट्रो और मेट्रो में डिफरेंस होगा, वेल उसमें अलॉय व्हील की जगह जो है आपको स्पोक व्हील मिलेंगे। उसमें आपको जो है ये स्विचेस जो आपने मीटियोर और उसमें देखे हैं वो नहीं मिलेंगे, आपको थोड़े से अलग काइंड ऑफ स्विच मिलेंगे। ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो थोड़ा अलग मिलेगा। उसके बाद में आपके पास में जो सामने की तरफ इंडिकेटर्स है ये थोड़े अलग मिलेंगे। ऐसा लगता है कि हिमालयन वाले इंडिकेटर जो है उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। पीछे की तरफ आपको ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम जो है वो भी यहाँ पे अलग दी जाएगी, उसमें ट्यूबुलर टाइप वाली फ्रेम जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो कुछ डिफरेंसेस जो है मोटा मोटी मिलेंगे। कंप्लीटली ब्लैक कलर विद पिन स्ट्राइप, वो लगती तो अच्छी है रेट्रो भी, और मेट्रो जो है मेरे ख्याल से वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि छोटी दिखने वाली कॉम्पैक्ट रॉयल एनफील्ड दी जब गई है तो थोड़े से बायर्स भी उस तरीके के होंगे जो कि इस तरीके की नई एज की रॉयल एनफील्ड शायद खरीदना चाहें। चलो अब इसमें क्या क्या मिलता है। आगे की तरफ आपके 17 इंचेस के अलॉयज़ जो हैं वो देख पा रहे हैं। टायर साइज़ है 170/17। अच्छा खासा डिस्क है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी चलाते होगी बात करेंगे। उसके बाद में आपको हेलोजन जो है लाइट आपको देखने को मिलती है। रॉयल एनफील्ड और उनका प्यार जो है हेलोजन लैम्प से हटता नहीं है, बट इसका थ्रो जो है वो अच्छा है। हमने नाइट में एक्चुअली बहुत चलाया, अभी नाइट राइड जो है उसकी फुटेज आप जो देख पा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको नाइट में कैसे राइड करने में कैसी लगी उसकी भी बात मैं यहाँ पर करके दिखाऊँगा। उसके बाद में जब आप इधर आएंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके पास में एनालॉग में स्पीडोमीटर है। उसके बाद में बीच में आप देख रहे हैं फ्यूल कितना है, यहाँ पे गियर पोजीशन दिखा रहा है, इकोनॉमी मीटर जो है वो देख पा रहे हैं, टाइम देख पा रहे हैं, और यहाँ पे ओडोमीटर साथ ही में दो ट्रिप्स आपको देखने वाली, A और B, ये ट्रिप भी मिल जाएगी, और टाइम जो है वो बिल्कुल आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। ट्रिपर जो एक्सेसरी है, एक्स्ट्रा है, उसमें आप नेविगेशन देख सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, अब तो हिमालयन वगैरह में भी आने लगा है, और गूगल के साथ में मिलकर बनाया हुआ अच्छा खासा काम करता है, कोई इशू जो है उसमें नहीं है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे जो ओवरऑल ये ग्रैब है, ओवरऑल हर जो चीज़ है वो मीटियोर की बखूबी याद दिलाएगी, वही काइंड ऑफ स्विच सब कुछ चीज़ें हैं। मुझे एक परेशानी हमेशा से रही है जो अभी भी है, वो ये कि ये पास जो है ये यूजेबल है ही नहीं। हर बार जो है मेरा हाथ जो है ये ट्रिप वाली सेटिंग वाले बटन पे ही चला जाता है। अच्छा लाउड हॉर्न जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में ये आपके पास में ऑब्वियसली इग्निशन ऑन करना हो तो वो आपको यहाँ मिलता है। एग्जॉस्ट साउंड में प्रॉपर्ली आपको सुनाता हूँ, थोड़ी सी अलग है मीटियोर और क्लासिक दोनों के मुकाबले। यहाँ पे आपके पास में जो थोड़ी अलग साउंड है उसका रीज़न प्रॉबेबली डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जॉस्ट ही है। ऐसा नहीं है कि इंजन में हुए बदलाव मुझे लग रहे हैं, वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट का टाइप अलग है, इसीलिए आ रही है। और बाइक जो है उसमें ओवरऑल ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट
मतलब किसी भी तरीके से अनलाइक रॉयल एनफील्ड है, एकदम रॉयल एनफील्ड जैसा प्रॉपर टिपिकल एग्जॉस्ट लगता है। जब आप लोअर मतलब हायर लो आरपीएम पे होते हो और गियर आपका हाई होता है, तब जब आप एक्सेलरेट करते हो तो जिस तरीके की आवाज़ हमने रॉयल एनफील्ड का थंप जिस तरीके का दिखा है, वो फील जो है वो आपको डेफिनेटली यहाँ मिलती रहती है। हाउएवर वो फील बिना वाइब्रेशन के मिलती है। वाइब्रेशन वगैरह जो है कंट्रोल है, बट फिर भी ये मिरर जो है भाई ये वाइब्रेट करते रहते हैं और पीछे ज़्यादा कुछ जो है देखने को नहीं देते। इनमें एक एक्सेसरी पैक आता है जिसमें 12 एंड मिरर्स भी आते हैं। मुझे लगता है वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, हालांकि वो वाली बाइक मैंने चला के देखी नहीं, बट वो देखने में जो है वो सही लग रही थी। एनीवे उसके बाद में फ्यूल टैंक जो है 13 लीटर्स का आपके पास है और 13 लीटर के फ्यूल ये 1000 लाइट जो है वो भी आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। फ्यूल टैंक 13 लीटर्स का है। 13 टैंक के फ्यूल टैंक के साथ में 800 mm पे यहाँ पे सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 150.5 mm की है। कहीं भी ऐसा टच वाली जैसी सिचुएशन हमारे साथ अभी नहीं हुई है, बट रिमेंबर हम लोग थाईलैंड में चला रहे हैं, इंडिया में नहीं चला रहे हैं। इंडिया में क्या कुछ ऐसे परफॉर्म करेगी वो जब इंडिया में चलाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन गाड़ी में वो वाले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए गए हैं, मतलब आपको स्टैंड जो है दोनों दिए गए हैं, साइड और मेन स्टैंड जो है दोनों ही दिए गए हैं। तो वो साइड स्टैंड वगैरह जो आई थिंक होने के साथ में अभी तक कहीं टच नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता है इंडिया में भी ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आएगी। उसके बाद में यहाँ पे ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं एक्सेसरी यहाँ पे अवेलेबल है। टेल टाइडी कुछ ऐसा कुछ नाम उसको दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में एलईडी वाला लैंप इधर है, हेलोजन है, टेल लैंप और ओवरऑल इंडिकेटर्स जो है उनकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है। सीट में भी आप जो है कस्टमाइज़ करवा सकते हो, डिफरेंट सीट आपके पास में वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सस्पेंशंस बाइक के थोड़े से स्टिफ लगे मुझे, उसकी बात राइड करते टाइम पर थोड़ी सी और ज़्यादा बताऊँगा। बाकी क्या चीज़ें जो है ओवरऑल रह गई है, वेल आपका गियर जो है गियर लीवर आगे की तरफ यहाँ पे आपको दिया गया है, सिंगल लीवर वाला यहाँ सिस्टम जो है वो दिया गया है और उसके साथ में एयर कूल्ड इंजन है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। एक काम करते हैं सिर्फ चलाते हैं, एक डिफरेंस इनमें थोड़ा डिफरेंस है। कुछ चीज़ें जैसे कलर टू कलर जो है कुछ चीज़ें और चेंज हुई है, नॉट जस्ट दी कलर। अब जैसे आप देख पा रहे हैं वहाँ जो स्टाइलिंग दी गई है उसमें रॉयल एनफील्ड, वैसे तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ मुझे और लग रहा है ओवरऑल, बट ये थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगता है, ऐसा लगता है बाद में सोची गई चीज़ है। हाउएवर इस कलर में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है रॉयल एनफील्ड के लोगों का, वो काफ़ी अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। एक और कलर है जिसमें यहाँ राइड लिखा था है, वो भी एक्चुअली बहुत सुंदर लगता है। तो ओवरऑल कलर टू कलर जो है कुछ छोटे मोटे और ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जो कि लुक्स को एनहांस भी कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो है वो लुक्स को ख़राब भी कर सकते हैं। तो आपके टेस्ट की बात है, बट ओवरऑल वाइब जो है वो यहाँ पे है बाइक में। ऐसा नहीं है कि भैया बस क्रैम की तरह कुछ थोड़ा सा और ही ज़्यादा अतरंगी लग रहा हो। यहाँ पे लोगों को टेस्ट जो है वो रॉयल एनफील्ड ने जो दिया है अलग अलग वेरियंट्स में, वो पसंद जरूर आएगा। चलो अब एक काम करते हैं, चलाते हैं इन बाइक्स को। तो राइड में कैसी है ये वाली बाइक, इसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखो राइड में बात ये है कि सबसे पहले जैसे ही आप बाइक जो है वो स्टार्ट करके रवाना होते हो, आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा वेट था उन बाकी जो बाइक्स में या इसमें जो कम वेट है 181 kg के आसपास का वेट यहाँ पे, वो आपको तुरंत फील होने लगता है। नॉट जस्ट वो ओवरऑल हैंडल करने में, इधर उधर करने में, बल्कि वो आपको फील हो जाता है जैसे ही गाड़ी का पिकअप लेते हो वहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि हल्का सा जो वेट कम हुआ है उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल फील होती है। लेकिन वो पावरफुल नहीं है, वो जस्ट वेट कम होने की वजह से यहाँ पे फील होता है। और उसी वेट कम होने की वजह से थोड़ी सी एजिलिटी में आपको कॉन्फिडेंस आता है। अराउंड दी कॉर्नर अगर आप जाते हो तो भी आपको कॉन्फिडेंस आता है। हम लोग जो है रॉयल एनफील्ड के साथ में एक रात में लंबी राइड 100 किलोमीटर की राइड जो है हमने की थी, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने की थी। उसमें जो है एक ट्रैक पे हम लोग गए थे और वो ट्रैक जो है वहाँ पे भी एजिलिटी देखने का मौका जो हमें मिल रहा था। आई एम श्योर क्लासिक या कोई और रॉयल एनफील्ड पुरानी वाली कोई बाइक्स होती, उनके साथ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना इसके साथ में आ रहा था। हाउएवर उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट या बहुत ही ज़्यादा एजाइल ये हो गई है। अगर आप कंपेयर करोगे इसी बजट में कई और बाइक्स तो डेफिनेटली ज़्यादा एजाइल ही मिलेगी आपको। यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव जरूर हुआ है, बट वो किसी भी तरीके से कोई एजाइल या ऐसे कुछ बाइक नहीं बना है। उसके बाद में आपके पास में जो बात आती है वो है कि ओवरऑल सस्पेंशन कैसे हैं। थोड़े से सस्पेंशन स्टिफ है। थाईलैंड की सड़कें इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब काफ़ी स्मूथ हैं, बट फिर भी जहाँ जहाँ जॉल्ट आ रहे थे वो जॉल्ट अच्छे खासे फील हो रहे थे। हमें लगता है थोड़ा सा सस्पेंशन में काम करना जो है वो चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ यहाँ पे ओवरऑल सस्पेंशन लगे। आई होप कि किसी तरीके से जो है रॉयल एनफील्ड उस पर काम कर सके, या फिर आपको जो है अडेप्ट होना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग राइड इस पर करना चाहते हो तो। वैसे एक और चीज़ जो इंजन है उसमें जब आप अच्छे टाइम तक राइड करते हो तो उसकी हीट जो है वो डेफिनेटली परेशान करने लग जाती है। वैसे बैंकॉक का वेदर इतना ज़्यादा भी जो एक्सट्रीम नहीं था, ना ही मतलब ऐसा कोल्ड क्लाइमेट हो रखा है यहाँ पे, बट फिर भी हम थोड़ी बहुत चलाने के बाद में जब भी ट्रैफिक में खड़े थे तो उस इंजन हीट जो है वो डेफिनेटली पाँव पे फील हो रही थी। तो इंडिया में गर्मियों में वो इंजन हीट डेफिनेटली आपको परेशान करने वाली है। उसके बाद में वाइब्रेशंस कैसे हैं। वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है मेरे ख्याल से। ओवरऑल जिस तरीके की फील रॉयल एनफील्ड्स में यूजुअली रहती है वाइब्रेशन के हिसाब से कि 80 से ऊपर जाते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशंस आते हैं, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस हैं
इतने हैं कि मिरर में आपको प्रॉपर्ली पता नहीं चल पाता कि पीछे कौन सी गाड़ी है, लेकिन वो आपको ऐसे शेक नहीं करते हैं, आपको परेशान नहीं करते हैं, आपकी बॉडी को जो है मसाज यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो उस तरीके के वाइब्रेशन जो है यहाँ पे इस बाइक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके की गियरिंग बाइक की दी गई है वो बहुत ही कमाल है। चलाने में एफर्टलेस है। आप ऑलमोस्ट जब 100 क्रूज़ करते हो और 5th गियर में जब आपकी बाइक होती है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपकी बाइक स्ट्रगल कर रही है, बहुत ही प्यार से चलती रहती है। ये चीज़ पहले जो है बाकी गाड़ियों में, बाकी रॉयल एनफील्ड्स में भी हमें महसूस होती थी, बट 70-80 के आसपास, यहाँ पे 100 पे भी वो अच्छी होती है। हालांकि टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं है, 114 पे लिमिटेड है, लेकिन ऑब्वियसली उससे थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है अगर आप ढंग से ड्राइव करो तो। लेकिन फिर भी जो है गियरिंग की वजह से काफ़ी बढ़िया बाइक जो है ये लगी है। आप सिटी में फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में थोड़ा स्लॉट करते रहेंगे, वो गियरिंग कुछ ऐसी ही है, बट उसके अलावा जो है आपको कहीं भी ज़्यादा नहीं लगे। एक चीज़ मुझे लग रही थी, बाइक का रियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्किड कर रहा था जब मैं गियर चेंजेस वगैरह कर रहा था तब, और ABS जो है रियर का वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी कि रियर जब भी मतलब बेसिकली इंजन आप RPM हाई जाते हैं तो हल्का सा स्किड वो करता है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। और रियर ब्रेक जो है वो मे बी बिकॉज ऑफ ABS या टायर, वो किसी वजह से जो है उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस ब्रेक दे नहीं रहे थे और ना ही उतनी ज़्यादा ब्रेकिंग कैपेसिटी थी उनमें गाड़ी को जो है रोकने की। उसके बाद हेडलाइट का थ्रो रात में हमने देखा काफ़ी अच्छा है, लो बीम का भी, हाई बीम का और बेटर है। हेलोजन हेडलैम्प है, पावरफुल है, कोई इशू ऐसा नहीं है। हालांकि LED दिए जाते हैं और वो सब चीज़ें की जाती तो कॉस्ट बढ़ जाती है उस बाइक की, बट वो चीज़ गुडविल फैक्टर जो है वो आता है और आजकल कई जवान लोगों को जो है उन फीचर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। MID जिस तरीके की है एकदम डिसेंट है, रात में पढ़ने में अच्छी लगती है। ट्रिपर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बट मैंने पहले इस्तेमाल किया हुआ है। नो नॉनसेंस है, कोई भी दिक्कत जो है उसमें ऐसा नहीं आती है। हैंडल बार, ओवरऑल राइडिंग पोजीशन, बैठने के हिसाब से मुझे उसमें भी ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं लगी। थोड़ी सी उतनी ज़्यादा रिलैक्स नहीं है, कोई क्रूज़र चीज़ नहीं है ये, बट फिर भी जो है वो चीज़ अच्छी लगी। आई बिलीव अगर आपको ज़्यादा टूरिंग वगैरह करनी है तो अभी भी मीटियोर आपके लिए ज़्यादा सेंसिबल रहेगी। ऑब्वियसली इंजन वगैरह तो सेम ही है, लेकिन जिस तरीके की स्टाइल है, बैठने की पोजीशन वगैरह है, उस तरीके से मीटियोर आपको ज़्यादा सेंसिबल लगने वाली है। पिलियन सीट जो है वहाँ पे भी कंफर्ट जो है वो एकदम मतलब ऐसा है कि आप परेशान ही होते रहोगे। पिलियन के हिसाब से नहीं बनी है सीट, जो सीट बाइक पे डिफ़ॉल्ट है उसको। दूसरी वाली सीट भी ऐसा लगता नहीं है कि पिलियन के लिए कुछ खास कंफर्टेबल है। हाँ ठीक है, आप मतलब शॉर्ट सिटी कम्यूट्स वगैरह कर सकते हो उस पर बैठ के। इट्स जस्ट कि आपके पास हल्का फुल्का भी बैगेज है और आप पिलियन सीट पर बैठते हो तो डेफिनेटली आपके लिए सही नहीं है। बाकी ब्रेकिंग जो है फ्रंट की अच्छी है, ब्रेक्स में डेफिनेटली चेंज किए हैं रॉयल एनफील्ड ने, और ओवरऑल क्वालिटी जो है बाइक की उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नज़र नहीं आती है। तो प्राइस हमें राइड करने के बाद में पता चली। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि रॉयल एनफील्ड इसको क्लासिक के मुकाबले 20,000 के आसपास नीचे रखेंगी, बट वी वर सरप्राइज टू सी जब रॉयल एनफील्ड ने रेट्रो फैक्ट्री ट्रिम की प्राइस 1,49,900 और जो टॉप एंड है उसकी प्राइस 1,68,353 एक्स शोरूम रख दी। ये एक बेहतरीन प्राइस लग रही है। वी होप कि ये प्राइस लंबे टाइम तक बनी रहे, बट अगर रॉयल एनफील्ड इसको इंक्रीज़ भी करता है ओवर द टाइम 4-5 हज़ार रुपये, तो भी ये बाइक एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नज़र आती है। तो भैया साउंड चेक में पास है और वाइब चेक जो है उसमें भी ये पास है। हल्की फुल्की चीज़ें इधर उधर और आप एक्सपेक्ट करोगे, ऑलमोस्ट सारे जो काम के फीचर है वो सब यहाँ दिए जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मिसिंग जो है वो ऐसा यहाँ पे नहीं है। और एजाइल है, थोड़ी चलाने में इजी हो गई है, 15 kg वेट जो है वो कम हुआ है इसकी वजह से, तो आई लाइक इट। हाउएवर मुझे लगता है कि जो जनता है वही ऑफ लेटली ज़्यादा बता रही है कि भैया कौन सी गाड़ी उनको पसंद आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, कौन सी लेनी है उनको नहीं लेनी है। थोड़ी छोटी दिखती है, अगर आप हाइट में बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको कोई अलग सी परेशानी होगी, इस जस्ट कि छोटी दिखेगी आप पे बाइक, बट अगर आप हाइट में छोटे हैं तो 800 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए बहुत काम की है और बाइक जो है ज़्यादा बल्कि भी नहीं लगती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, और शहर में ले जाने के काम की भी है। अब देखो मैं थाईलैंड आया हूँ और 4 दिन से मैं सिर्फ ये बाइक चला रहा हूँ, और ये वाली रॉयल एनफील्ड तो उतनी मसाज भी नहीं देती जितनी पुरानी वाली देती है। तो अभी बहुत हो गया वीडियो, बाकी की बातें बाद में करेंगे, फिलहाल मैं दूसरी जगह जाता हूँ।